हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम का टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, साथ ही साथ मैं आपको उनके आंसर्स भी बताऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है ब्रूस जॉइस के आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने परिवारों में विभक्त किया गया है। तो जो ब्रूस जॉइस है उसके जो आधुनिक शिक्षण के प्रतिमान हैं वो हैं आपके पूरे 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कौन कौन से 4 परिवार हैं? द सोशल फैमिली, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, द पर्सनल फैमिली, द बिहेवियरल सिस्टम फैमिली। ये 4 उसकी फैमिलीज़ हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है। स्टूडेंट्स, इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ अनुदेशन प्रणाली। अनुदेशन प्रणाली जो है वो मॉडल ऑफ टीचिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या की जाती है। शिक्षण प्रतिमान के जो पदों की व्याख्या है वो कहाँ की जाती है? संरचना में की जाती है, सिंटैक्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4। छात्रों की संगठनात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा प्रतिमान प्रयोग किया जाता है? छात्रों की संगठनात्मक संरचनाओं को, ठीक है, यानी कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए कौन सा प्रतिमान प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। और ये जो प्रतिमान है ये दिया गया है डेविड ऑज्यूबेल के द्वारा। डेविड AUSUBEL, ऑज्यूबेल, इसके द्वारा दिया गया है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, यानी कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान यानी कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। कौन है जिसने ये दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ब्रूनर लिखा हुआ है, उसका पूरा नाम है जेरोमी ब्रूनर। ठीक है, तो जेरोमी ब्रूनर के द्वारा दिया गया है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, यानी कि प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान। ये उसने अपने कलीग के साथ बनाया था ताकि वो मदद कर सके बच्चों को नए कॉन्सेप्ट्स लर्न करने में। नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है? प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान, जो आपका प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान है वो कौन से वर्ग से संबंधित है? कौन से वर्ग से उसका संबंध है? तो उसका संबंध है सूचना प्रक्रिया स्रोत से। ठीक है, ये जो मॉडल है ये फोकस करता है कि जो लर्नर्स हैं, ठीक है, कैसे वो न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? अब यहाँ पे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया था, तो इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है डेविड ऑज्यूबेल। ठीक है, ऑज्यूबेल, ये आपको याद कर लेना है। इससे 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में इससे एक आधा क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से क्या है जो पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर आधारित है? संप्रेषण मनोविज्ञान, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, प्रणाली विश्लेषण या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे। तो इसका जो आंसर है वो है संप्रेषण मनोविज्ञान, यानी कि साइबरनेटिक साइकोलॉजी। ठीक है, साइबरनेटिक साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वेरी इजी क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना बहुत ही आसान है। इसमें आपको WAN का फुल फॉर्म बताना है। सो स्टूडेंट्स, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में कक्षा व्यवहार को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर है 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। जो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है उसमें जो कक्षा व्यवहार है उसमें 10 तरह के कक्षा व्यवहार बताए गए हैं। ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो कौन से 10 तरह के कक्षा व्यवहार हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी फ्लेंडर से ही लिया गया है। तो देखो, जैसे अभी पीछे वो हमने पढ़ा था ना, डेविड ऑज्यूबेल से 2 क्वेश्चन थे, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन फ्लेंडर से हैं, तो फ्लेंडर के बारे में भी आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। सो फ्लेंडर के अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान के 4 पक्षों में से किस पक्ष में शिक्षक तथा छात्रों के अंतःक्रिया के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है? उद्देश्य में, पूर्व व्यवहार, प्रस्तुतिकरण या मूल्यांकन? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व व्यवहार में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान दिया है। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान इनमें से किसने दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्यूई एंड किलपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक और ड्यूई, इन्होंने दिया है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 13। किस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना होता है? यहाँ पे आपको 4 प्रतिमान दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रतिमान का जो उद्देश्य है, मेन जो मोटिव है वो है सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एबिलिटीज़, स्टूडेंट के अंदर सोशल एबिलिटीज़ को डेवलप करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान, इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा है शिक्षण प्रतिमान के किस सोपान में छात्र और शिक्षक के आपसी संबंध, किस सोपान में छात्र और शिक्षक के आपसी संबंध का निर्धारण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक प्रणाली में शिक्षक और छात्र इन दोनों के आपसी संबंध, इनके जो रिलेशनशिप है उसको डिटरमाइन किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोशल सिस्टम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें आपसे पूछा है किस पद में शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है? क्या है इसका आंसर? सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, संरचना या अनुदेशन प्रणाली? क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुदेशन प्रणाली। अनुदेशन प्रणाली में शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 भी फ्लेंडर से लिया गया है। फ्लेंडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक तथा छात्रों की किस अंतः प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है? ठीक है, शाब्दिक, अशाब्दिक या दोनों? बहुत ही इजी है इसका आंसर करना। इसमें आएगा आपका दोनों, ए और बी, शाब्दिक भी और अशाब्दिक भी। वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान के छात्रों में किस अंतरक्रिया, जो अंतरक्रिया होती है ना उनकी, जो उनका इंटरेक्शन होता है वो दोनों तरह का होता है, शाब्दिक भी और अशाब्दिक भी। निम्नलिखित में से कौन सी आभासी कक्षा की विशेषता नहीं है? किसी व्यवसाय में रहकर भी अध्ययन संभव है। क्या ये सही है? हाँ जी, ये उसकी विशेषता है। किसी भी समय एवं स्थान पर शिक्षण अधिगम संभव है। क्या ये उसकी विशेषता है? हाँ जी, है। छात्रों का सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास संभव है। हाँ, छात्रों का विकास तो होता ही है। आभासी कक्षा प्रणाली में सभी क्रियाएं ऑनलाइन संभव हैं। क्या सारी क्रियाएं ऑनलाइन संभव हैं? नहीं। तो डी जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि सारी क्रियाएं ऑनलाइन संभव नहीं होती वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 में, जिसमें आपसे पूछा है इनमें से कौन सा भारत का प्रथम आभासी विश्वविद्यालय है? क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे, सिंपल सा। इसका आंसर क्या है आप बताएं, इसका आंसर आपको पता है क्या किसी भी स्टूडेंट को?
तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रथम आभासी विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है आपका तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी और ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड भी है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी कक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है। जूम, याहू, मूडल या ब्लैक बोर्ड। क्या चीज़ है इन चारों में से जो वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में आप यूज़ नहीं करते, या फिर वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, जूम मीटिंग पे ले सकते हैं जैसे, है ना। तो इनमें से कौन सा है जिसमें आप नहीं ले सकते। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है केबल टीवी नेटवर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ। जो आपका केबल टीवी नेटवर्क है वो किसका एग्जाम्पल है। तो जो केबल टीवी नेटवर्क है वो है एग्जाम्पल मैन का। मैन यानी कि MAN। अब मैं आपको मैन की फुल फॉर्म भी बता देती हूँ। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन। M से क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन। A से क्या होगा, एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, और N से होगा हमारा नेटवर्क। तो ये हो गई हमारी फुल फॉर्म किसकी, मैन की। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आभासी कक्षा में किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। इनमें से क्या है जो आप आभासी कक्षा में पूरा नहीं कर सकते। क्या आपका ज्ञानात्मक विकास नहीं होता, होता है। क्या आपका बौद्धात्मक विकास होता है, हाँ जी होता है। अनुप्रयोगात्मक विकास वो भी होता है। पर एक चीज़ है जो है आपका भावात्मक विकास। जब भी आप किसी टीचर के साथ उससे 1 to 1 उनके सामने बैठ के पढ़ते हैं तो आपका टीचर के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट स्टूडेंट का, बच्चे का अपने टीचर से हो जाता है, जो कि वर्चुअल क्लासरूम में संभव नहीं है, आभासी कक्षा में संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो होगा भावात्मक। भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति आप वर्चुअल क्लासरूम यानी कि आभासी कक्षा में नहीं कर सकते। ठीक है, किस में नहीं कर सकते, आभासी कक्षा यानी कि वर्चुअल क्लासरूम में नहीं कर सकते। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, एक नवाचार उपकरण जो शिक्षकों को छात्रों को प्रभावशाली आभासी यात्राओं और क्षेत्र भ्रमण पर कहीं भी ले जाने में सक्षम है। एक ऐसा नया टूल, एक ऐसा नया मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ नई इनोवेशन जो आपको लेके जाएगी वर्चुअल टूर पे। आप उससे कहीं भी घूम सकते हैं। गूगल क्लासरूम, गूगल वर्चुअल टूर्स, गूगल एक्सपीडिशंस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीडिशंस। सो क्वेश्चन नंबर 22, इसका आपका जो राइट आंसर है वो है गूगल एक्सपीडिशंस। ओके, गूगल एक्सपीडिशंस इज एन इनोवेटिव टूल, ठीक है, जो कि अनेबल करता है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को वर्चुअल जर्नी पे जाने के लिए, फील्ड ट्रिप्स पे जाने के लिए, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण पे जाने के लिए, आभासी यात्राओं पे जाने के लिए, गूगल एक्सपीडिशंस। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है शिक्षण में ई लर्निंग के साथ आमने सामने और परंपरागत कक्षा विधियों के संयोजन के उपयोग को क्या कहा जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें बस आपसे ये पूछा है कि जब ई लर्निंग भी हो रही है, मतलब ऑनलाइन लर्निंग भी है, और परंपरागत तरीके से कक्षा विधियों का संयोजन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस में आपको दिया गया है दूरस्थ शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, सिंक्रोनस शिक्षण, एसिंक्रोनस शिक्षण। इसका जो आंसर है वो है मिश्रित शिक्षण यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार नहीं है। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लिप्ड शिक्षण अधिगम। फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग जो है वो ई लर्निंग का एक प्रकार नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपसे WBL की फुल फॉर्म पूछी है, विच इज़ वेब बेस्ड लर्निंग। WBL, W से क्या होगा वेब, B से बेस्ड, L से लर्निंग।
तो ये है आपका WBL का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है कि एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पोर्टल जहां से आप NCERT की सभी किताबें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, वो कौन सा पोर्टल है? सो स्टूडेंट्स, क्या वो पोर्टल ई पुस्तक है या उड़ान या swayam.com या ई पाठशाला? आप बताइए, आपको क्या लगता है? सो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो है हमारा ई पाठशाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। किसी संस्थान में सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान के में उपयोग किया जाता है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन के, किसी संस्थान के सिर्फ अंदर ही अंदर आदान प्रदान करना है सूचनाओं का, तो हम वहाँ पे इनमें से किसका यूज़ करेंगे? लैन का, मैन का या वैन का? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ LAN, लैन। लैन का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैन का बताया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिमिलरली लैन का आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है एसिंक्रोनस मीडियम ऑफ लर्निंग। एसिंक्रोनस मीडियम ऑफ लर्निंग क्या है इनमें से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, टेलीफोन कन्वर्सेशन या लाइव वेबिनार। सो एसिंक्रोनस अधिगम, एसिंक्रोनस अधिगम का माध्यम होता है आपका ईमेल। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम। इन चारों में से सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फेसबुक मैसेंजर, वेब पोर्टल या ब्लॉग? आप बताइए 29 का आंसर आपको क्या लग रहा है? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विच इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो कि एक सिंक्रोनस मीडियम ऑफ लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ CAI। CAI का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन है CAI का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा है WW का क्या अर्थ है? सो WWW का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा है suresh@hotmail.com का क्या अभिप्राय होता है? सुरेश प्रयोगकर्ता का नाम है, सही बात है ये, हाँ जी। हॉटमेल संगठन का नाम है जो ईमेल सेवा प्रदान की जाती है जिससे, यस। .com से अभिप्राय व्यापारिक संगठन से है। तो इसमें से क्या सही है या ये सारे ही सही हैं? सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे ही सही हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS क्या? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए .edu। ठीक है, शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है .edu। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपसे पूछा है इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षणिक चैनल। इन चारों में से कौन सा चैनल है जो इग्नू का है? एकलव्य, ज्ञान दर्शन, शिक्षा दर्शन या फिर ये सारे? आप बताइए क्वेश्चन नंबर 34 में आपको क्या लगता है? सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है ज्ञान दर्शन। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे कि जो इग्नू का एजुकेशनल चैनल है उसका जो शैक्षणिक चैनल है वो क्या है? ज्ञान दर्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 34। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपसे पूछा है विच इज नॉट द ब्राउजर। कौन सा ब्राउजर नहीं है? नीचे जो हमें 4 दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, पर जो गूगल है ना, गूगल जो है आपका वो एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा गूगल। जो गूगल है वो क्या है? एक तरह का सर्च इंजन। गूगल इज नॉट अ ब्राउजर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का दोष है, यानी कि आईसीटी का डिसएडवांटेज। सूचना का तेज प्रसार, ये कोई डिसएडवांटेज थोड़ी, ये तो अच्छी बात है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। विश्व एक वैश्विक गांव बन रहा है, जो दुनिया है वो एक गांव में कन्वर्ट होती जा रही है, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। गति से फैल रही अफवाह, हाँ जी, ये चीज़ तो गलत है ना, क्योंकि अगर मतलब कि आईसीटी के कारण जो अफवाहें हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी फैलती हैं यहाँ से वहाँ। सो ऑप्शन नंबर सी हम इसमें लगाएंगे, गति से फैल रही अफवाहें। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 में जो आपके ऑप्शंस हैं वो है प्रॉक्सी सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर एंड हॉट सर्वर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ हॉट सर्वर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा है इंटरनेट पर सूचना एवं आंकड़ों को आदान प्रदान करने के लिए परिभाषित नियम, प्रक्रिया एवं संधियों को क्या कहा जाता है। इंटरनेट पे आपको कुछ नियम दिए गए हैं, वो नियम आपको फॉलो करने हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल या ऑटोकॉल, टीटोकॉल या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स यानी कि जो भी आपके इंटरनेट चलाने के इंफॉर्मेशन, डेटा, रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जो भी आपके नियम, प्रक्रियाएं और संधि हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। ये आपको याद कर लेना क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा है इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूरा नाम क्या होता है। स्टूडेंट्स, URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा है कि इंटरनेट की गति को कैसे मापा जाता है। स्पीड ऑफ इंटरनेट आप कैसे नापते हैं, ये बहुत ही ईजी, आपके फ़ोन में भी लिखा रहता है, MBPS में नापते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में ध्यान से सुनना। यहाँ पे पूछा है कि ऑड वन निकालो, बेमेल, इन चारों में जो बेमेल है ना, इनसे मैच नहीं खाता, उसको अलग करो। अब देखो यहाँ पे आपको जो ऊपर के 3 दिए गए हैं ना, JPG, JPEG और PNG, ये तीनों की तीनों जो हैं ये हैं कॉमन फाइल एक्सटेंशन फॉर इमेज फाइल्स, ठीक है, इमेज फाइल के एक्सटेंशंस हैं। लेकिन जो आपका FEG है ना, FEG ये नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ कॉमन फाइल एक्सटेंशन फॉर इमेज फाइल्स। तो आपका जो FEG होगा वो इसका ऑड वन आउट हो जाएगा, FEG है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है GPS का पूरा नाम बताएं। GPS की फुल फॉर्म बताएं क्या होती है। ग्लोबल प्रोटेक्टिंग स्कीम, ग्लोबल पोजीशनिंग स्कीम, ग्लोबल प्रोटेक्टिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। GPS से हम किसी की पोजीशन का पता लगाते हैं कि वो बंदा कहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, लोकेशन का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS की फुल फॉर्म होती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो फ़ोन में जो रैम होती है ना आपके डिवाइसेस में, वो कहाँ लगी होती है। तो जो रैम है वो लगी होती है मदर बोर्ड पे। सो मदर बोर्ड इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43, विच इज ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 44 में कि SITE का फुल फॉर्म क्या है। सो स्टूडेंट्स, SITE का फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो। इनमें से क्या है जो ऑल इंडिया रेडियो जो है आपका ब्रॉडकास्ट नहीं करता। रंग भारती, FM रेनबो, विविध भारती या रेड FM। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45 जो है उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेड FM। रेड FM को ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46 में ये पूछा जा रहा है कि जो पीएम ई विद्या का पोर्टल है वो किसके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, पीएम ई विद्या पोर्टल स्वयं प्रभा के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द पीएम ई विद्या पोर्टल। स्वयं प्रभा आपको याद कर लेना है। ये जो लास्ट के क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ना, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आते रहते हैं और एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47, दीक्षा ऐप पर किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है। जो दीक्षा ऐप है उस पे देखो, आप जब ऐप पे जाओगे ना आपको सारी सामग्री मिलेगी, पाठ सामग्री, प्रश्न बैंक, ऑडियो वीडियो सारे मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, हमारे वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क में संचार शामिल है। इसमें क्या होगा, शारीरिक रूप से, जैविक रूप से या सामाजिक रूप से। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, हर तरह से। ठीक है, हर तरह से हमारा संपर्क है हमारे वातावरण के साथ। अंतर व्यक्ति संचार का प्राथमिक कार्य क्या होता है। अंतर व्यक्ति संचार जो है उसका प्राथमिक कार्य होता है आपका संबंध निर्माण करना। ठीक है, 49 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, संबंध निर्माण करना। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 50, इसके बाद के क्वेश्चंस मैं आपके अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं आगे और भी आंसर्स लेके आ सकूं। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कब शुरू हुआ था। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है इन 1927। 1927 में भारत का पहला रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था। स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।